स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का साइंस का जो है इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप भी जो है सारे विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी जाकर हमारे हुंकार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना है और फिर वहाँ से बैच को परचेज़ कर लेना है। वहाँ पर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ के मतलब आप लोगों को ये करवाया जाएगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, आपको बस ऐप पे जाना है और टेस्ट सीरीज़ ये कर लेना है। तो वो आपको 90 रुपीज़ का पड़ेगा और जो लोग बैच परचेज़ करेंगे उनको अलग से टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको उसी में मिल जाएगा। तो जो भी आज का क्लास होगा वो आप लोगों को जो है इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने लाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कहाँ मतलब कैसे गमन करती हैं? तो ऑप्शंस हैं हमारा सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता ही होगा कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। जो भी मतलब प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती हैं, वो हमेशा जो गमन करेंगी वो क्या होती हैं? तो सीधी रेखा में। तो हमारा सीधी रेखा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होती है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो हैं ये करेंगे, क्या बोलते हैं, थ्योरी क्लासेस कर लेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह है वो क्या होता है? तो वो अवतल होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश का जो चाल है वो क्या होता है? ऑप्शंस है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होता है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस जो है नॉर्मल ह्यूमन आई में रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो है। ये तो लगभग सबको पता ही होगा कि नॉर्मल आई जो है मानव नेत्र का वो कहाँ पर जो इमेज है वो क्रिएट करता है। तो ऑप्शन से कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो जो मानव नेत्र का जो ये है वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है? तो दृष्टिपटल पे, रेटिना पे। रेटिना पे क्या है वो जो है इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो रेटिना हमारा राइट आंसर है, दृष्टिपटल इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है उसकी जो दूर बिंदु कितनी है? तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर, अनंत। तो जो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो क्या है? तो वो अनंत है। जो दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु हमारा अनंत है। तो अनंत हमारा क्या है? तो अनंत हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये छोटा हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जो ये एनर्जी होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जो है वो जल है। ऑप्शन है हमारा पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसमें से किसका अर्थ जल होता है? ये तो लगभग सबको पता ही होगा कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हमारा क्या होता है? एक मिनट तो हाइड्रो का हमारा मतलब क्या होता है? तो हाइड्रो का हमारा मतलब होता है जल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है हमारा हाइड्रो। जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है? तो वो हमारा सही है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब जल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन है वोल्ट, कूलम, वॉट, एम्पियर। तो ये जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर। हमारा डी जो है राइट आंसर है। जो विद्युत धारा उसका एसआई यूनिट
क्या है? तो एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर, कोई नहीं। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम। ठीक है, 1 जूल पर कूलम। पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही ऑप्शंस को सुनिएगा। ठीक है, फिर अगला है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? जो नॉर्मल घर होता है वहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट होता है, जो भी दुर्घटना होता है वो क्यों होता है? तो ऑप्शन है हमारा फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट। जो भी घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है वो क्यों होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है उसमें जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन है धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है वो अंगूठा किस ओर संकेत करता है? तो अंगूठा जो है फोर्स को डिनोट करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है O2, NH3, CO2, N2। तो लगभग इसका आंसर सब लोग जानते ही होंगे कि जो CO2 है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भी मतलब साग सब्जी होते हैं वो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनते हैं वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ऑप्शन है हमारा अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? तो ऊष्माक्षेपी। जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी। तो जो उपचयन किस प्रकार का प्रोसेस है? तो सभी। उसमें ऑक्सीजन का भी योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो उपचयन हमारा कैसा प्रोसेस है? तो इसमें का सारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? कौन जो है ऑक्सीकारक है? तो ऑप्शन से H2, CO, H2S, Cr। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये तो लगभग सबको पता ही होगा, H2S जो है वो ऑक्सीकारक है। ठीक है, इसका जो है C ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है, जो भी मतलब एसिडिक विलयन होगा उसका pH कितना होगा? तो 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका कैसा pH होता है? तो 7 से कम। जिसका भी 7 से कम pH होगा वो कैसा आएगा? तो अम्लीय। 7 होगा तो न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, मतलब क्षारीय। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका अणुसूत्र क्या है? तो Na2CO3। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? ऑप्शन है Na2CO2 के, NaOH के, CaOH2 के, CaCO3 के। जो चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर किसका विविध रूप है? तो CaCO3 के। डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जठर रस का pH मान लगभग क्या है? तो 1.2 है, 7 है, 14 है, 10 है। तो जो जठर रस होता है उसका pH मान लगभग कितना है? तो 1.2 है। जो जठर रस होता है वो मतलब क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है, तो उसका हमारा pH मान क्या है? तो 1.2 है। ठीक है, लगभग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जो लोहा से जो जिंक होता है उसको जिंक को लेपित करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो जो लोहा से जिंक लेपित करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण भी हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, तो HCN, CCl4, KCl, CO2। तो जो आयनिक यौगिक कौन सा है इसमें से? तो हमारा KCl हमारा क्या है? तो हमारा आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है? जो बॉक्साइट होता है वो कौन से धातु का जो है आयस्क है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। तो बॉक्साइट हमारा किसका आयस्क है? तो बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का आयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, तो अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में कौन सा सबसे क्रियाशील धातु है? ऑप्शन है हमारा AU, Na, Hg, Cu। तो सक्रियता श्रेणी में हम सबसे क्रियाशील धातु हमारा कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील धातु है हमारा Na। सोडियम जो है हमारा Na जो है हमारा क्या है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं, मूलक को कहते हैं। ये है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा है। तो ये जो है इस अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन से एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब अगला है क्वेश्चन हमारा कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का क्या ये होता है? तो CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। तो जो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो हमारा C2H5OH। बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। जो भी मॉडर्न जो आवर्त सारणी है उसमें 36 कतारों की संख्या क्या है? 18, 7, 16, 10। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? तो 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? तो टोटल 7 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कि मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली कौन सी है मानव में? तो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो हमारा डायलिसिस थैली कौन सा होता है? तो डायलिसिस थैली हमारा नेफ्रॉन होता है। ठीक है, जो किडनी को ये करता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है। तो ये हमारा डायलिसिस थैली है। ठीक है, क्योंकि किडनी से ही जो है ब्लड वगैरह प्यूरिफाइज होते हैं। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? जो उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है? तो केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो हमारा उभयलिंगी जंतु केचुआ है। ठीक है, उभयलिंगी जंतु हमारा कौन सा है? तो केचुआ राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद जो होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, कोई नहीं। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा जो है उसमें हमारा कूटपाद प्रोसेस जो है पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीन जो है वो क्या है? तो ऑक्सीन हमारा क्या है? तो एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो लगभग सबको पता ही होगा कि ऑक्सीन एक क्या है? तो ऑक्सीन हमारा एक हार्मोन है। तो एक हार्मोन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। ये सबको पता ही होगा कि लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन है लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, यीस्ट, अमीबा। तो किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो वो है हमारा यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ऑप्शन से असमजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्ध अंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो किस तरह के ये हैं? तो वो हमारे कौन से हैं? तो समृद्ध अंग हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, ये सबको पता है कि चिंपैंजी से है जो हमारी अधिक समानता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी सबको पता ही होगा, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो जो प्रकृति में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य। ऑप्शन बी हमारा जो है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो जो हरे पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? तो उत्पादक,
क्योंकि यही सब कुछ जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो हरे पौधे हमारे उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? कौन सा अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी। ऑप्शन ए हमारा क्या है? तो राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन जो है प्राकृतिक नहीं है? तो वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो निम्न में से कौन सा हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वो है हमारा जीवधारी। जीवधारी जो होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरो 2 है उसका संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनता है उसका जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड जो बनता है उसका प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वो हमारा एनोडीकरण। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? वाट पर घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन है हमारा? यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ये ऑप्शन फिर से जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हमने पहले भी किया। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। तो जो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु है वो कितना होता है? तो जो हमारा सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? तो दूर बिंदु हमारा अनंत है। ये हमने पहले भी कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो जो हाइड्रोजन का जो 2 परमाणु होता है उसके बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 1 आबंध बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें से हमारा राइट कौन सा है? तो बी, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, अब है अगला कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो कौन नहीं करता है? तो वो है हमारा अंडाशय। अंडाशय हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो C2H4 जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है ये यौगिक। ठीक है, अब अगला कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले थ्योरी करके उसके बाद इसका आंसर कीजिए।